हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक 16 साल की बच्ची दुल्हन के लिबास में बैठी लंबे से घूंघट के पीछे नींद में ही झूल रही थी। बेड फूलों से सजा हुआ था। रात के करीब 3 बज चुके थे। अब फूलों की खुशबू भी कम पड़ने लगी थी और वही बस लेटी ही थी कि तभी अचानक तेज आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। तभी उसके कानों में उसकी सास की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। बाहर मातम छाया हुआ है और इसे देखो कैसे चैन से सो रही है। तुझे होश भी है? तेरे इस घर में कदम पड़ते ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया। वो औरत आरोही का हाथ पकड़कर गुस्से में घसीट कर उसे आंगन में ले आई और एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। सामने का नज़ारा देखकर आरोही के होश उड़ गए। सामने सफ़ेद चादर में लिपटी उसके पति की लाश रखी हुई थी और इधर आरोही दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी थी। उसकी सास उसे दूर झटकते हुए बोली, अब तुम्हारे लिए ये लाल जोड़ा और इन गहनों का कोई महत्व नहीं है। तुम अब यहाँ एक विधवा हो, समझी? निकालो इसे। इसके बाद आरोही के सारे गहने उतरवा दिए गए और उसकी चूड़ियाँ भी तुड़वा दी गई और मांग का सिंदूर मिटाने के लिए कड़ी ठंड में उसे बाल्टी भर पानी से नहला दिया गया था। शरीर में सिहरन महसूस करते ही अचानक से आरोही की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। वो अपने 7 साल पुराने अतीत से जुड़े बुरे सपने से बाहर आ गई थी। उसने अपने बगल में सो रही हुई बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फिराया और धीरे धीरे कदमों से बाहर वाले कमरे में चली आई। वो चुपचाप से घर से निकलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सुबह के 4 बजे से ही रौनक छाई हुई थी। पूरी हवेली फूलों से सज रही थी। आज गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन दश मल्होत्रा का पोता सोहम मल्होत्रा विदेश से एमबीए करके गांव वापस आ रहा था। उसने अमेरिका यूनिवर्सिटी में टॉप करके भारत का नाम रोशन किया था। दरअसल राजपुर एक छोटा सा गांव है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। इस गांव की प्रमुख आजीविका चिकन करी के काम से चलती है और ये काम गांव के पुरुष करते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा घंटों तक काम करने की वजह से उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है। इधर आरोही ने भी जब से होश संभाला था तब से अपने माँ बाप को चिकन करी का काम करते देखा। लेकिन इस काम में उन दोनों ने अपनी आंखें लगा दी और अपने हाथ झेल लिए। लेकिन फिर भी आज भी उनका परिवार वहीं के वही था। उनके परिवार की जरा भी उन्नति नहीं हुई थी। उन्हें बस दोनों समय खाना नसीब हो जाता था। लेकिन आरोही के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो उड़ना चाहती थी। इधर आरोही ने जल्दी से एक झोला उठाया और उसको कंधे पर बांधकर बाहर आ गई। दरवाज़ा पर ताला लगा देखकर आरोही ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से बोली, लो अब इस ताले का क्या करें। अब ये हमारे रास्ते में आ गया। कोई नहीं, भोलेनाथ जी का नाम लेकर आज तो छलांग मारनी पड़ेगी। आरोही ने अपने दुपट्टे में गांठ बांधी और भगवान का नाम लेकर दरवाजे के ताला बिना खोले दरवाजे के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर कूद गई। कच्ची सड़क पर गिरने की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर वो उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए खुद से बोली, भोलेनाथ जी, दरवाज़ा तो फांद लिया हमने, बस आज कृपा करना। आज हमें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो यहाँ से भागने लगी। अभी आरोही बाहर कूदी ही थी कि तभी अंदर आंगन के पास सोए उसके पिता राधे श्याम की नींद खुल गई। वो जल्दी से आरोही के कमरे की तरफ जाते हुए बोले, ये तो आरोही बिटिया के चीखने की आवाज़ थी। आरोही को कमरे से गायब देखकर राधे श्याम हैरान रह गए। वो भागते हुए बाहर दरवाजे के पास गया तो कुछ दूरी पर आरोही भागती हुई नजर आ रही थी। राधे श्याम जी चिंता होकर यहीं से चिल्लाया, आरोही कहाँ जा रही हो? लेकिन आरोही ने तो पलटकर तक नहीं देखा। वो अपने ही धुन में भागी जा रही थी। राधे श्याम ने जल्दी से पैरों में चप्पल डाली, एक छड़ी उठाई और जल्दी से दरवाजे का ताला खोला। घर के सारे लोग शोर सुनकर जाग गए थे। जब तक वो ताला खोलकर बाहर आया तब तक आरोही उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। राधे श्याम आरोही के पीछे भागा और वो परेशान होते हुए खुद ने बड़बड़ाया, आरोही काहे इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो?
हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये सब सोचते हुए राधे श्याम का दिल बैठा जा रहा था। आरोही भागते हुए अपने मन में बुदबुदाई, भोलेनाथ जी, बस थोड़ी दूर और, कहीं बापू पीछे से आ ना जाएं, आज बचा लीजिए बस। राधे श्याम जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। आरोही बिटिया रुक तो, अरे सुन तो, तुम्हारा बाप अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ है कि तुझे पकड़ ना पाए। मेरी बात मान ले, वरना ठीक नहीं होगा। राधे श्याम के चीखने की आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग गया। बहू, जरा जाकर तो देख, ये राधे श्याम पागल हो गया है का? सुबह सुबह काहे चिल्लाए पड़ा है? नींद हराम कर दी इसने तो। आरोही की दादी जानकी कुमारी गुस्से में नींद भरी आवाज़ में बोली, माँ जी, हो सकता है कोई चोर घुस आया हो, डंडा लेकर जाते हैं। आरोही की माँ सुनीता ने घबराते हुए कहा। जब जानकी दादी ने देखा कि सुनीता ने उनकी छड़ी उठा ली है, तभी वो गुस्से से तिलमिला उठी। हमारी लाठी को हाथ मत लगाना, बस एक ही यही तो कीमती चीज़ है इस घर में, रख दे वापस चुपचाप। सुनीता जल्दी से उनकी छड़ी रखकर मुंह बनाते हुए बाहर आई। सुनीता जब राधे श्याम को चिल्लाते हुए सुना तो समझ आया कि आरोही घर से भाग गई है। हाय राम, अनर्थ कर दिया इस लड़की ने तो, भरी जवानी में घर से भाग गई। विधवा होने की भी लाज नहीं की इस लड़की ने। इधर आरोही भागते हुए पक्की सड़क की तरफ आई। तभी उसने देखा कि सामने से एक के बाद एक कार स्पीड में निकलती जा रही थी। इतनी सारी गाड़ियाँ, कौन सा नेता आया है? छोड़ो, हमें क्या करना है? इतना कहकर आरोही पक्की सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में उसके बाबा की आवाज़ पड़ी, आरोही, देखना पकड़ लिया। चाहे तू कहीं भी भागे, पर अपने बाप से नहीं बच पाएगी। रुक, अभी देखता हूँ तुझे। आरोही ने घबराते हुए पीछे देखा। ये बाबा तो छड़ी लिए यही चले आ रहे हैं। भोलेनाथ जी, अब क्या करें हम? बाबा के हाथ लगे तो फिर तो धुन जाएंगे। अब आप ही बचाओ। इतना कहकर आरोही अपने बाबा की ओर देखते हुए ही डर के मारे आगे बिना देखे भागने लगी। तभी अचानक से जोर से कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ आई। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, वो कार से धीरे से टकराकर सड़क पर गिर गई थी। आरोही, ये दृश्य देखकर अचानक से राधे श्याम का दिल बैठ गया। तभी करीब 27 साल का एक हैंडसम सा गोरा लंबा सा लड़का आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए गाड़ी से बाहर निकला और आरोही की तरफ देखते हुए हड़बड़ाई हुई लहजे में पूछने लगा, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? इतना कहकर इस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन आरोही तो खुद में बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े झाड़ने में लगी थी। सारा काम बिगाड़ दिया हमारा। अच्छा खासा भागे थे, न जाने किसका मुंह देख के घर से निकले थे आज। आरोही, आज तो तू गई, आज तो भोलेनाथ जी भी नहीं आ रहे बचाने। आरोही के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे। उसने गुस्से में अपने बाल पीछे को झटका। तभी ये लड़का एक पल के लिए उसमें खो सा गया। करीब यही 21 या 22 साल की लड़की, मिट्टी से सना हुआ चेहरा, सांवला रंग, लेकिन तीखे नक्श नैन, भूरी आंखें के नीचे काजल फैला हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही सादगी थी, जो इस लड़के को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी आरोही ने इस लड़के के हाथ को अनदेखा कर दिया और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। आरोही नाक फुलाते हुए गुस्से में बोली, आंखें हैं या बटन? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखाई दी। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये लड़का बस आरोही को देखता रह गया। अच्छा मैडम, हम शराफत से पेश आ रहे हैं तो मतलब आप कुछ भी कहेंगी? आपका ध्यान कहीं और था। तभी सोहम ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। तभी राधे श्याम यहाँ आकर सोहम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सोहम मल्होत्रा है, गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा। राधे श्याम सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ करना छोटे साहब जी, मेरी बेटी थोड़ी नटखट है। फिर राधे श्याम ने आरोही को कोहनी मारते हुए कहा, माफ़ी मांगो अभी, जानती भी हो कि ये कौन है? आरोही मुंह फुलाकर सोहम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। सोहम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी आरोही ने उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली।
इधर राधे श्याम ने आरोही के हाथ से बैग छीना और बैग में वो कॉपी और पेंसिल देखकर दंग रह गया। तुम्हें स्कूल जाना है? शर्म नहीं आती इस उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ोगी? आरोही भी अपनी जिद पर अड़े हुए बोली, बाबा हम और पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे, बस यहाँ से घर वापस तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तुम्हें बीच सड़क पर तमाशा करना है तो चलो, आज स्कूल भी चलते हैं, चल आज हम तुझे सच्चाई दिखाते हैं। मज़ा आता है ना तुझे अपना और मेरा तमाशा बनवाने में? तो चलो। राधे श्याम आरोही का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए स्कूल की तरफ ले जाने लगा। इधर कार में से सोहम तब तक आरोही को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। राधे श्याम आरोही को स्कूल ले गया और उसने अचानक से आरोही को एक क्लास के अंदर ले जाकर धकेल दिया। आरोही अचानक से गिरते हुए बची और तभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। राधे श्याम बोला, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, बैठो यहाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पढ़ाई करती हो। आरोही धीरे से अपना झोला सीने से लगाकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। आरोही के अलावा और कोई लड़की नहीं थी। बच्चे आरोही का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने कहा, देखो ये इतनी बड़ी काकी हमारे साथ पढ़ेगी। तभी दूसरा बच्चा बोला, पढ़ेगी तो तब ना जब हम पढ़ने देंगे। इसके पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, दूसरे बच्चे ने उसके हाथ से उसका झोला छीन लिया और कॉपी के टुकड़े करने लगा। आरोही ने भाग के जाकर उसके हाथ से कॉपी छीनी और कॉपी को अपने सीने से लगाते हुए बोली, शर्म नहीं आती बंदरों, नसीब है तुम लोगों का जो विद्या पाने का मौका मिल रहा है। कैसी पढ़ाई करते हो, विद्या माँ का सम्मान करना भी नहीं आता? तो हमें मत समझा, ये हमारा स्कूल है, हम लोग तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, निकलो यहाँ से। वैसे भी गांव की कोई भी लड़की दूसरी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करती है। तभी राधे श्याम ने हंसते हुए आरोही से कहा, देख ली सच्चाई, तुम अकेले इतने सारे लड़कों के बीच बैठकर नहीं पढ़ सकती। तभी गुस्से में पलटकर आरोही बोली, एक औरत आदमियों के बीच घुसकर काम करके पैसा कमाए तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई करे तो गलत। ये कैसे उसूल है जो सबके लिए एक से नहीं है? यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता, लेकिन लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बस एक मौका चाहिए। राधे श्याम के पास जब आरोही की बात का कोई जवाब नहीं रहा, तब वो उसकी बात काटते हुए बोला, चल ठीक है देख लेंगे, अभी तो घर चलो, तुम्हारी इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। राधे श्याम सारे रास्ते आरोही को डांटते हुए घर ले आया। तभी आरोही ने अपनी चुंडी के किनारे की गांठ खोली और उसमें से रुई के टुकड़े अपने कानों में लगाते हुए खुद से बोली, हम हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं, हमें पता था कि ये समय भी देखना पड़ेगा। आप बोलते रहो बाबा, हमको तो अब कुछ सुनाई ही नहीं देने वाला। राधे श्याम ने आरोही को घर में लाकर रूम में बंद कर दिया और बोला, या तो तुम चिकन करी का काम सीखोगी या फिर मैं तुम्हें इस घर से भगाने का इंतजाम करूँगा, समझी? सीधी तरह से तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है, तो अब देखना हम क्या करते हैं। रूम बंद हो जाने के बाद आरोही ने अपने कानों से रुई निकाली। वो सुन नहीं पाई थी कि राधे श्याम ने उसे क्या कहकर गया था। आरोही जाकर भोलेनाथ जी के मूर्ति के सामने बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। एक तरफ जहां आरोही के सपने का दिया बुझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोहम की हवेली पहुंचने के बाद यहाँ रौनक छा गई थी। सोहम के यहाँ पहुंचते ही उस पर फूल बरसाए जा रहे थे। रिहान भागते हुए गया और अपने दादाजी दक्ष जी के गले लग गया। चिकन करी का काम मल्होत्रा परिवार पीढ़ियों से करता चला आ रहा था। दक्ष जी, जिन्हें दुनिया दक्ष मल्होत्रा जी के नाम से ही जानती है, उन्होंने इस काम को बुलंदी पर ला दिया था और अब उनको अपने पोते से इस काम को और आगे ले जाने के लिए कई सारी उम्मीदें थी। तभी दक्ष जी ने रेहान के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारा पोता आया है, कल शाम जश्न होगा, सारा गांव देखेगा कि दक्ष मल्होत्रा का पोता विदेश से पढ़ाई करके आया है।
लेकिन रेहान को तो जैसे इन सब से मतलब ही नहीं था। उसने बाहर जाकर अपनी पुरानी बाइक से कवर हटाया और उस पर हाथ फिराते हुए मुस्कुराने लगा। अगली सुबह आरोही सोकर उठी ही थी कि उसकी माँ ने उसे नहाने के लिए डांटने लगी। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद आरोही की माँ ने उसे जबरदस्ती अपनी पुरानी साड़ी पहना दी और दोबारा से उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। अम्मा काहे हमको अपनी साड़ी पहना रही हो? क्या हो रहा है घर में? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ ना अम्मा। सुनीता ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर वो बाहर आ गई। जब राधे श्याम ने आरोही को चेतावनी दी थी तब कानों में रुई लगे होने के कारण वो कुछ सुन नहीं पाई थी, लेकिन आज माँ की साड़ी पहनने के बाद उसे वही पुराना समय याद आया जब बचपन में उसकी माँ ने उसे अपनी साड़ी में लपेटी थी और उसे लड़के वालों के सामने ले जाया गया था। आरोही की आंखों में आंसू छलक आए थे। वो खुद में बड़बड़ाई, आज भी अम्मा ने उसी दिन की तरह साड़ी पहनाई है। इसका मतलब अभी आरोही सोच ही रही थी कि तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और उसकी माँ उसे बाहर आंगन में ले आई। आरोही ने धीरे से नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने उसकी दुगनी उम्र का आदमी बैठा था, जो ललचाई नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। उस आदमी को देखकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आखिर वो आदमी कौन है जिसे देखकर आरोही डर गई? देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।